नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः इस क्लास में स्वागत है। हम राष्ट्रीयता पात्रता परीक्षा 2022 नेट 2022 जो कि दिसंबर 2021 और जून 2022 की सम्मिलित रूप से हुई थी, एक ही परीक्षा हुई थी, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। पहले कल हमने पार्ट फर्स्ट बनाया था जिसमें कुल 60 प्रश्नों पे हमने चर्चा की थी और मेरिट पे भी चर्चा की थी। तो आज हम जो बचे हुए प्रश्न हैं उन पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, कास्ट एंड रेस इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये लगभग सभी आप जानते होंगे कि इसके लेखक हैं जीएस गुरिये। जीएस गुरिये ने इस पुस्तक को 3 बार संशोधित किया था। एक बार तो ये होगी कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932 के अंदर ये आई थी। उसके बाद 1950 में इस पुस्तक को नाम दिया था, थोड़ा सा संशोधन किया था, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, वो 1950 में आई थी। और फिर 1963 में इस पुस्तक को तीसरी बार इन्होंने प्रकाशित करवाया था और नाम दिया था कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन। बुर्जुआ मार्क्स के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? दुर्खिम को, पार्सन्स को, सिमेल को, मैक्स वेबर को। किसे जाना जाता है? मैक्स वेबर को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 63 है, निम्न में से कौन सा विचलन को प्रभावित करता है? कौन करता है? पद सोपान, परिस्थिति, व्यक्तित्व या मानदंड? तो मानदंड, पद सोपान, परिस्थिति, ये तो सभी समाजों में होती है, ये विचलन को प्रभावित नहीं करती। विचलन को प्रभावित कौन करता है? व्यक्तित्व करता है। कौन करता है? व्यक्तित्व करता है। इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी जो कि 1952 में इसकी स्थापना हुई थी, जीएस गुरिये इसके संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। इसके द्वारा जो अकादमिक पत्रिका प्रकाशित करवाई जाती है उस पत्रिका का नाम क्या है? तो ये बहुत सारे नाम है और प्रश्न था इसमें ये था कि ए और बै और से, केवल बै, केवल दै, इस प्रकार से था। तो उस पत्रिका का नाम क्या है? सोशियोलॉजिकल बुलेटिन। ये भी 1952 में ही प्रारंभ की गई थी। आगे है पैटर्न्स ऑफ कल्चर, संस्कृति के प्रतिमान, पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के इसके लेखक कौन है? बेनेडिक्ट है। कौन है? बेनेडिक्ट है, रुथ बेनेडिक्ट। उन्होंने 3 प्रकार के पैटर्न बताए थे कल्चर के। इनमें से किसने संप्रदायवाद के 6 आयाम बताए हैं? सांप्रदायिकता के 6 आयाम। नंबर 1 आत्मसात्मीकरणवादी, कल्याणवादी, नंबर 2, नंबर 3 पश्चिमवादी, नंबर 4 प्रतिकारीवादी, नंबर 5 पृथकतावादी और नंबर 6 विलग्नतावादी। तो ये 6 आयाम है। ये 6 आयाम आप नोट कर लें, क्योंकि हो सकता है अगली बार इन आयामों में से पूछ लिया जाए और बता दिया जाए कि इनमें से कौन सा आयाम है वो किसने नहीं दिया? टीके ओमेन ने नहीं दिया। तो ये 6 आयाम किसने दिए थे? टीके ओमन ने दिए थे। तो प्रश्न को ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टीके ओमन ने जो सांप्रदायिकता के 6 आयाम बताए थे उनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये तीसरी बार है, ये प्रश्न है वो तीसरी बार है। अभी देख रहा हूं अक्टूबर में ये एग्जाम हुआ था, उसमें ये प्रश्न आया है। अक्टूबर के अंदर ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी ये प्रश्न आया था। और अभी दिसंबर के अंदर राजस्थान टीजीटी का एग्जाम हुआ है, उसमें भी ये प्रश्न आया है। तो बार बार ये प्रश्न है वो पूछा जा रहा है। ये कथन वाले प्रश्न है। कथन 1 है कि समाजशास्त्री आमतौर पर पूर्ण एवं सापेक्ष निर्धनता पर भेद करते हैं। पूर्ण निर्धनता कौन सी होती है? निरपेक्ष निर्धनता, जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है। और सापेक्ष निर्धनता क्या होती है? कि 2 या अधिक लोगों के बीच में तुलनात्मक रूप से किसी के पास होना, किसी के पास 10 लाख रुपए है, किसी के पास 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख वाला सापेक्ष रूप से निर्धन है। विकासशील देशों में स्थापित कल्याणकारी व्यवस्थाओं से पूर्ण जो निर्धनता है वो दुर्लभ पाई जाती है। यानी विकासशील देशों में कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनमें पूर्ण निर्धनता यानी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचता जिसको भोजन ना मिले। सरकारें प्रयास करती है कि जो मूलभूत आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा और मकान, वो सभी को उपलब्ध हो जाए। तो ये दोनों कथन सही है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जनजातीय अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाई है। जनजातीय अर्थव्यवस्था में जो उत्पादन होता है वो सामूहिक रूप से होता है। सामूहिक रूप से कौन करता है? एक गोत्र के लोग करते हैं, एक गांव के लोग करते हैं, या एक परिवार के लोग करते हैं। तो आदिम अर्थव्यवस्था में उत्पादन की इकाई है वो क्या है? परिवार है। क्या है? परिवार है।
निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सही नहीं है? परिस्थिति एक सामाजिक परिस्थिति ही होती है, भूमिका व्यवहारगत अपेक्षाएं होती है। भूमिका और क्या होती है? जो परिस्थिति से जुड़ी हुई कुछ अपेक्षाएं होती है, उन्हें ही परिस्थिति कहते हैं। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, इजी सा प्रश्न है। मूल्य विशिष्ट दिशा निर्देश नहीं, मूल्य नैतिक भी हो सकते हैं। आगे है, किसने द जनरलाइज्ड एल्सवेयर प्रदान किया? द जनरलाइज्ड एल्सवेयर। अब देखो, हमने जब पहले तौर पे देखते हैं तो लगता है कि ये मीड की अवधारणा है, सामान्यीकृत अन्य। मीड ने दिया था जनरलाइज्ड अदर, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? एल्सवेयर। तो ये मीड की अवधारणा नहीं है, ये अवधारणा किन की है? ये अवधारणा है मेरोविच की है। किन की है? मेरोविच की है। प्रश्न नंबर 71, प्रेषित गुणों के श्रेणीबद्ध बटनों में मध्यवर्ती गुण को इस रूप में जाना जाता है। तो ये रिसर्च वाले जो प्रश्न हैं, मैं बार बार कहता हूं कि बहुत मुश्किल हो गए हैं, और जो हिंदी लैंग्वेज है इनकी इतनी मुश्किल है कि समझना भी बहुत टफ काम हो गया है। तो प्रेषित गुणों के श्रेणीबद्ध बटनों में मध्यवर्ती गुण को इस रूप में जाना जाता है, माध्य, बहुलक, मानक विचलन। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 72 है, निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? पार्क एवं बर्गेस इकोलॉजिकल स्कूल सही है। एच ओडम रीजनल स्कूल सही है। वेबस्टर हैंगिस्टन इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन ऑन ह्यूमन सोसाइटी, ये भी सही है। आगे है मैकआइवर ह्यूमन जियोग्राफी, ये सही नहीं है। हमने मैकआइवर को पढ़ा है, ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में उन्होंने ज्यादा चर्चा नहीं की है। आगे है सुमेलित करना है, तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। काम्टे ने बौद्धिक विकास के स्तर बताए थे। काम्टे ने बौद्धिक विकास के कितने स्तर बताए थे? 3 स्तर बताए थे। इसे 3 स्तरीय विकास का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें बताए थे, पहला धार्मिक स्तर था, दूसरा तात्विक था, तीसरा प्रत्यक्षवादी था, जिसे वो विज्ञान के रूप में जानते हैं। दुर्खिम ने कहा था कि जैसे जैसे आकार और घनत्व में वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे श्रम विभाजन बढ़ता जाता है, कार्यों में विशिष्टीकरण आता जाता है। मार्क्स ने आर्थिक प्रभावों की बात की है, और स्पेंसर ने कहा था कि जैसे जैसे उद्विकास की गति आगे बढ़ती है, उसमें क्या होता है कि समाज है वो सरल से जटिल हो जाता है। तो ये मिलान हो गया इनका। प्रश्न नंबर 74 है, ये भी आपको मिलान ही करना है। अल्फ्रेड सूज, इरविन गोफमैन। इरविन गोफमैन को तो हमने पढ़ा है लांछन, थोड़ा सा नाम में परिवर्तन है, लांछन, कलंक, स्टिग्मा। इनकी पुस्तक है एक, इनकी अवधारणा है कलंक या स्टिग्मा, जिसे हम लांछन भी कहते हैं। तो वो एक ही बात है। हेबरमास को हमने पढ़ा है, हेबरमास ने संप्रेषणात्मक क्रिया की बात की है। किसकी की है? संप्रेषणात्मक क्रिया की बात है वो की है। और आगे है पियरे बारदियू, तो इनको मिलान करते हैं। अल्फ्रेड सूज, अल्फ्रेड सूज की अवधारणा है व्यंजन। क्या है? व्यंजन। ये मैंने भी पहली बार ही देखा है, हो सकता है इन्होंने, क्योंकि हमने इनको बहुत ज्यादा गहरे से पढ़ा नहीं है, तो इसलिए इनका पता नहीं है। इरविन गोफमैन का अपने को पता है, और हेबरमास का अपने को पता है संप्रेषणात्मक क्रिया है। पियरे बारदियू ने क्षेत्र की अवधारणा है वो प्रस्तुत की है। आगे है, निम्न में से कौन सा शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की दिशा में प्रासंगिकता से संबंधित नहीं है? उच्च शिक्षा को लेकर के ही आयोग बने हैं, तो कौन सा आयोग है वो उच्च शिक्षा को लेकर या शिक्षा को लेकर नहीं बना हुआ है, राष्ट्रीय नीति से संबंधित नहीं है? तो राधाकृष्णन आयोग के बारे में हम जानते हैं, मुरलीधर आयोग है, कोठारी आयोग तो बहुत बड़ा आयोग रहा है और उसने बहुत सारे सुझाव भी दिए। किंदवई आयोग है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित नहीं है। आगे है वैश्विक चेतना संवर्धन पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण आयाम है। वैश्विक चेतना संवर्धन
पर्यावरणीय जागरूकता में वृद्धि करने का एक महत्वपूर्ण आयाम है। बिल्कुल है, पर्यावरणीय जागरूकता लानी है तो वैश्विक चेतना भी लानी पड़ेगी। पारिस्थितिकी के प्रति हमारे क्रियाकलाप के लिए हमारी पसंद और क्रियाएं उत्तरदायी है। तो पारिस्थितिकी में जो असंतुलन आ रहा है उसके पीछे हमारे क्रियाकलाप या हमारी पसंद और हमारी क्रियाएं उत्तरदायी। बिल्कुल, हम एसी में रहना चाहते हैं, हम अपनी पर्सनल गाड़ी में चलना चाहते हैं, तो ये सब पारिस्थितिकी को प्रभावित करेंगे। तो ये है कथन दोनों सही है और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। आर कोहन ने लोगों के फैलाव के प्रति ऐतिहासिक उपागम अपनाते हुए डायस्पोरा की श्रेणियां बताई है। तो उसकी आपको पहचान करनी है कि कौन कौन से डायस्पोरा है, वो कोहन ने बताए हैं। तो पीड़ित, व्यापारी, श्रमिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तो ये पांचों की चर्चा है। तो वो किसने की है? कोहन ने की है। उपरोक्त सभी इसका आंसर आएगा। एक बार पुनः फिर हमें मिलान करना पड़ेगा। डब्ल्यू रोस्टो क्या है? टेक ऑफ मॉडल। क्या है? टेक ऑफ मॉडल। पॉल बेरन है निर्भरता का सिद्धांत दिया था पॉल बेरन ने। ये सिद्धांत आपको रटने पड़ सकते हैं। देखो, समाजशास्त्र के अंदर कुछ चीजें जो हमें समझ में आती है वो समझो, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, और जो समझ में नहीं आता है या जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको रट डालो। ये एक सूत्र है परीक्षा को पास करने का। जो समझ में आता है उसको समझो, और जो समझ में नहीं आता है, जो हमारे लिए नया है, उसको रट डालो। एक पेज लो, उस पे अपने नोट्स बनाओ कि पॉल बेरन ने क्या सिद्धांत दिया, निर्भरता का सिद्धांत दिया। बस रट डालो। जब भी आएगा इस प्रकार के कुछ प्रश्न, लगभग 20-25 प्रतिशत प्रश्न है वो हमें रटने पड़ते हैं। अमर्त्य सेन को हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अमर्त्य सेन को बार बार प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। तो अमर्त्य सेन का संबंध है वो किससे है? क्षमता उपागम से है। और वेलेस्टीन को तो हमने बहुत बार पढ़ा है, उन्होंने वैश्विक प्रणाली का सिद्धांत दिया था, वर्ल्ड थियरी इन्होंने दी थी। तो ये इनका मिलान हो गया। आगे है भेदभाव व्यवहार का एक तरीका है। भेदभाव एक व्यवहार का तरीका है। बिल्कुल है, व्यवहार से ही भेदभाव का पता चलता है। तो भेदभाव करने का अभिप्राय किसी व्यक्ति या समूह को वह सुविधा या अवसर या सुख जो किसी के अपने समूह के लिए आरक्षित है। भेदभाव क्या है? भेदभाव ये है कि ये चीजें, ये सुख, ये सुविधा हमारे लिए आरक्षित है। जैसे कि मंदिर में प्रवेश है, अब इसमें मंदिर में प्रवेश को लेकर भेदभाव किया जाता है। जो उच्च वर्ग है उन्होंने कह दिया कि मंदिर में प्रवेश करने की सुविधा है वो केवल हमारे लिए आरक्षित है। तो ये व्यवहार में मिलाता है। तो ये हो जाएगा कि दोनों कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। आगे है एन के बोस ने भारतीय समाज के अध्ययन में मानव जाति विज्ञान यानी मानव जाति विज्ञान यानी मानव शास्त्र और भारत विद्या उपागम, जो कि जीएस घुरिये ने पहली बार दिया था, इंडोलॉजी। तो भारत विद्या को एक साथ लाने पे बल दिया, बिल्कुल दिया इन्होंने मानव शास्त्री थे ये इनके बोस, और भारत विद्या उपागम को साथ लाने पे बल दिया। इन दो उपागमों के माध्यम से भारतीय संविधान की संरचना को पुनः संरचित किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारतीय संविधान एक विस्तृत अवधारणा है और भारत विद्या उपागम के तहत अगर हम इसकी संरचना करेंगे तो उसके बाद बहुत सारी चीजें आई है वो वंचित रह जाएगी। तो इसका सही होगा कि कथन एक तो सही है लेकिन दो सही नहीं है, कथन दो गलत है। आगे है निम्न में से सही कथन को चुने। तो ये कुछ शोध के प्रकार दिए हुए हैं। शोध के प्रकार हैं जैसे कि परिमाणात्मक, गुणात्मक शोध, अनुमानात्मक शोध और फिर परिमाणात्मक शोध। तो परिणाम वाले कौन से होते हैं? परिणाम जिनको हम संख्या के रूप में लिख सकते हैं। शोध की मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, जिसमें एक तो गुणात्मक होता है जिसमें हम गुणों के बारे में बताते हैं, हम संख्या नहीं बता सकते कि व्यक्ति की कोई अगर जातिवाद करता है तो किस लेवल पे वो करता है। अब ये नहीं कह सकते कि
कितने प्रतिशत लोग हैं वो जातिवाद करते हैं, क्योंकि जातिवाद की अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे स्तर बन जाएंगे, तो वो शोध कहलाते हैं गुणात्मक। तो ऐसी शोध प्रविधि, सही कथन को चुनना है, बाकी सारी गलत है। तो गुणात्मक शोध ऐसी प्रविधि है जिसमें सामान्यतः सर्वेक्षण और प्रयोगों से प्राप्त संख्या, तो गुणात्मक में संख्या नहीं होती है, केवल गुणों के बारे में दिया जाता है। गुणात्मक में क्या होता है, आगे है कि परिणात्मक शोध पहला था, ऐसी शोध परिविधि है जिसमें सामान्यतः सर्वेक्षणों एवं प्रयोगों से प्राप्त संख्या संबंधी आंकड़े विश्लेषित किए जाते हैं, तो ये सही हो सकता है। आगे है अनुमानात्मक सांख्यिकीय शोधकर्ताओं को एक बेहतर समूह के बारे में कुछ निश्चितता के साथ अनुमान के लिए तुलनात्मक, तो अनुमान लगाया जाता है, तो ये सही हो जाएगा। परिणात्मक शोध प्रविधि में आंकड़े एकत्रित करने और उसकी रिपोर्टिंग के लिए सांख्यिकीय प्रविधि की आवश्यकता नहीं है, तो ये गलत कथन है, ये कथन है गलत है। तो इसमें देखने वाले होंगे कि सही कथन कौन कौन से है, तो सही कथन है वो सही है, परिणात्मक शोध विधि इसमें है जिसमें ऐसे शोध आंकड़ों की संख्या की जरूरत पड़ती है, तो 1 नंबर ये सही है, बाकी सारे के सारे गलत हैं। इसमें कह रहा है कि शोध प्रविधि की आवश्यकता नहीं होती है, होती है। किसमें नहीं होती है, गुणात्मक में नहीं होती है, लेकिन यहाँ क्या दृक है कि इसमें जरूरत होती है। अगर यहां नहीं आता ना तो ये भी सही हो जाता। आगे है वही मिलान करना है सूची 1 का सूची B के साथ, ये भी शोध की कुछ प्रविधियां हैं। अभी तक मैंने शोध पे कोई वीडियोस नहीं बनाए हैं, मैं रेगुलर लगभग अभी इन वीडियोस के बाद में इंडियन थिंकर्स बचे हुए हैं उन पे क्लास लगाऊंगा, उसके बाद रिसर्च वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे क्लासेज होगी। पर घटना या घटना क्रिया विज्ञान, घटना क्रिया विज्ञान का संबंध किससे है, तो परिघटनाओं से है। किससे है, मात्र परिघटनाओं से है, इसलिए इंद्रियों द्वारा परिपुष्ट ज्ञान को ज्ञान माना जाता है। तो इसका 4 हो जाएगा। निगमनवाद, निगमनवाद का हो जाएगा सिद्धांत का उद्देश्य ऐसी प्रकल्पना का सर्जन करना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, तो इसका ये हो जाएगा। ये 2 विधियां हैं, निगमन और आगमन विधि, तो इन पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। एक होती है वो कुछ विशिष्टता से सामान्यता की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि मोहन क्या है, मरने वाला प्राणी है, तो ये विशिष्ट हो गया कि मोहन मरेगा। मोहन एक मानव है और इस आधार पे कह सकते हैं कि सभी मानव मरने वाले हैं, तो ये क्या हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया। एक होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर होने वाला, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सभी मनुष्य मरणशील है, तो ये सामान्य सी बात है कि सभी मरने वाले हैं। रोहित एक मनुष्य है और इसलिए रोहित मरणशील है, तो ये क्या हो गया, रोहित मरणशील है, विशिष्ट हो गया। तो इस प्रकार से सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ते हैं। आगमन का है एक नियमों के आधार पर प्रदान करने वाले तथ्यों को एकत्र कर ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। नियमों के जो सामान्य नियम होते हैं उनके आधार पर ज्ञान तक पहुंचा जा सकता है। निर्मितिवाद क्या है, इसका 2 हो जाएगा कि सामाजिक परिघटनाएं और उसके अर्थ लगातार सामाजिक कारकों द्वारा पूर्ण किए जा सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 84, सूची A का सूची B के साथ मिलान करना है। संप्रदाय, सेक्ट, ये संप्रदाय का सही अंग्रेजी है। वैसे हम क्या कहते हैं, संप्रदायवाद को हम कह देते हैं सेक्युलरिज्म, लेकिन वो सही अंग्रेजी रूपांतरण नहीं है। तो इसका हमें सूची A का B के साथ मिलान करना है। संप्रदाय क्या होते हैं, ऐसे लोगों का छोटा समूह जो व्यक्तिगत धार्मिक अनुभव के बिना अपने आप को स्थापित धर्म का सच्चा मानने वाला समझते हैं। आगे है चर्च, चर्च है धर्मान्मुखी लोगों का बड़ा समूह जिसके सदस्य सोच समझकर शामिल होने की बजाय जन्म लेते हैं। आगे है पंथ, पंथ एक विशिष्ट पूजा पाठ का तरीका है जिसके द्वारा सर्वोच्च सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका सही होगा कि लघु, नया और विशिष्ट समूह है जिसकी धार्मिक परंपरा किसी स्थापित धार्मिक अनुभव से कभी भी जुड़ा नहीं रहा है। और आगे है शाखा, शाखा का सही होगा एक धार्मिक समूह जो अन्य धार्मिक
निकायों के प्रति सहिष्णुता एवं स्वीकार्य की सामान्य भावना प्रदर्शित करता है। आगे है दर्शकीय उपभोग की अवधारणा दर्शाता है। दर्शकीय, दर्श का अर्थ होता है दर्शक, देखने वाला। यहां क्या है? दर्शक है, दूसरों को दिखाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि लोग दूसरे व्यक्ति को यह दिखाना चाहते हैं कि वे क्या उपभोग कर रहे हैं, चाहे उसकी जरूरत हो या ना हो, लेकिन दिखाने के लिए किसी चीज का उपभोग कर रहे हैं तो उसे कहेंगे दर्शकीय उपभोग। आगे है सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। तो ये तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। जीएच मीड का संबंध किससे है? जीएच मीड का संबंध है वो प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद से है। गोफमैन ने अवधारणा थी कुल संस्थाएं, या इसको कह सकते हैं हम संपूर्ण संस्थाएं। क्या कह सकते हैं? संपूर्ण संस्थाएं। आगे है माइकल फुको। माइकल फुको का तो शासनीयता से संबंधित है, और एंथनी गिडेंस ने संरचनाकरण का सिद्धांत था दिया था। आगे है मेलोवंस्की द्वारा कुल्ला रिंग। मेलोवंस्की ने उपहार विनिमय की एक पद्धति बताई थी, उसमें कुल्ला रिंग की बात करते हैं, रिंग की बात करते हैं, जो आगे से आगे विनिमय होती रहती है। तो ये क्या है? तो एक ये विनिमय चक्र है। यह कोई मौद्रिक इसका मूल्य नहीं होता है, इसका प्रतीकात्मक मूल्य होता है। यह मनुष्यों को आंतरिक परिस्थिति प्रदान करती है। यह उपहार के विनिमय के रूप में देखा जाता है। तो उपरोक्त सभी सही है। आगे है डोराथी सिम्थ द्वारा मूल रूप से विकसित दृष्टिकोण, जिसका उद्देश्य महिलाओं के प्रतिदिन के अनुभवों से जुड़ी हुई अधिकार संबंधी संबंधों को बेहतर ढंग से समझना है। तो ये महिलाओं के प्रतिदिन के अनुभवों को समझने की बात कर रहे हैं। तो ये व्यक्तिक अध्ययन नहीं है, विषय वस्तु विश्लेषण नहीं है, संस्थागत नर जाति वर्णन है, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी यानी किसी एक जाति का। तो ये यहां किसका अध्ययन कर रहे हैं? एक महिला जाति का अध्ययन कर रहे हैं। तो सही आंसर होगा संस्थागत नर जाति वर्णन। आगे है फिर पहचान करनी है वही उपागम या जो अध्ययन विधियां हैं उनकी बात हो रही है। परिमाणात्मक, तो उत्तर प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद काम्टे की अवधारणा है। और वो क्या कहते हैं प्रत्यक्षवाद में? वो कहते हैं कि वैज्ञानिक जो प्योर साइंस है, जो नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, उनकी पद्धतियों का प्रयोग करना। तो उत्तर प्रत्यक्षवाद भी इसी का वर्णन करते हैं। और इसमें वो क्या करते हैं? संख्याओं का उपयोग करते हैं, यानी परिमाणात्मक उपागम है। तो ये सही है। गुणात्मक में क्या होता है? गुणों को देखा जाता है। तो यह सहभागी वैश्विक दृष्टिकोण है। सहभागी, जब हम सहभागी अवलोकन करते हैं तो वो क्या होता है? वो गुणात्मक अध्ययन पद्धति होती है। मिश्रण विधि में परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों का मिश्रण होता है। गुणात्मक उपागम, गुणात्मक में प्रत्यक्षवाद नहीं आता है, प्रत्यक्षवाद परिमाणात्मक उपागम में आता है। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। आगे है सूची ए का बी के साथ मिलान करना है। रिसर्च सोसाइटी, उलरिच बेक की एक पुस्तक है जोखिम समाज या रिसर्च सोसाइटी। तो ये तो हम सबको पता है। एंड ऑफ मिलेनियन ये है। कोस्टेल की अवधारणा है। तीसरी है डेवलपमेंट एज फ्रीडम, ये अमर्त्य सेन की अवधारणा है कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए, विकास भी होनी चाहिए और फ्रीडम भी होना चाहिए। अमर्त्य सेन ने जियान द्रे के साथ मिलकर पुस्तक लिखी थी। इसमें भारत और चीन के जो विकास है उनका तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो वो डेवलपमेंट में तो चीन को आगे पाते हैं, लेकिन फ्रीडम में आगे नहीं पाते हैं। इको फेमिनिज्म ये अवधारणा दी है वी सीवा ने। तो कुल 90% हो गए। अब जो 10% आगे आ रहे हैं वो थोड़े से अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। ये प्रश्न कोई मुश्किल नहीं है,
आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा हमें पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है, तब हम इसको समझ सकते हैं। और साथ साथ जब हम पढ़ें तो कुछ महत्वपूर्ण चीजों को अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो होबहाउस के शब्दों में संपत्ति को वस्तुओं पर मनुष्य के नियंत्रण के रूप में समझा जा सकता है। संपत्ति क्या है? वस्तुओं पर मनुष्य का नियंत्रण, ऐसा नियंत्रण जिसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। तो ये जो संपत्ति है, इस पे मनुष्य का जो नियंत्रण है, इसको समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, जो ज्यादातर स्थायी और विशिष्ट है। जो संपत्ति होती है, व्यक्तिगत संपत्ति की बात की जा रही है, स्थायी होती है और विशिष्ट होती है। संपत्ति निजी या सामूहिक हो सकती है। संपत्ति क्या है? व्यक्तिगत भी हो सकती है और सामूहिक भी हो सकती है। संपत्ति के विकास के वर्णन में होबहाउस ने अवलोकन किया कि सभी समाज में कुछ व्यक्तिगत संपत्ति होती है, यानी व्यक्तिगत या निजी संपत्ति होती है, सभी समाजों में होती है। लेकिन अनेक आदिम समाज में प्रमुख आर्थिक संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि लगभग सभी समाजों में क्या होती है? व्यक्तिगत संपत्ति होती है। लेकिन जो आदिम समाज है, जनजातीय समाज है, उनमें ज्यादातर क्या होता है? सामुदायिक स्वामित्व होता है। जैसे कि चारागाह होते हैं, शिकार के लिए जो भूमि होती है, वो सब क्या होती है? सामूहिक स्वामित्व वाली भूमि होती है। अधिक विकसित कृषि समाज में, जो विकसित समाज हो जाते हैं, उनमें निजी स्वामित्व की प्रधानता होती है। यानी जो परंपरागत समाज होते हैं, प्राचीन समाज होते हैं, आदिम समाज होते हैं, उनमें क्या है? सामुदायिक स्वामित्व होता है। और जो अधिक विकसित हो चुके हैं, उनमें किसकी प्रधानता होती है? निजी स्वामित्व की प्रधानता होती है। परंतु होबहाउस ने बताया कि यद्यपि जनजातिगत साझा स्वामित्व लुप्त हो रही है। वो कह रहे हैं कि जनजाति की जो साझा या सामुदायिक स्वामित्व था, वो लुप्त हो रहा है। संयुक्त परिवार के सामूहिक प्रतिनिधित्व स्वामित्व बनाए रखा जा सकता है। संयुक्त परिवार के द्वारा सामूहिक प्रतिनिधित्व को बनाया रखा जा सकता है। तो ये होबहाउस की बात हो गई। अब है R.H. लोवी ने भी संपत्ति के बारे में अपने लघु वर्णन किए हैं, जिसमें उन्होंने आदिम और सभ्य समाज दोनों की तुलनात्मक आलोचना की है। तो इन लोवी ने भी संपत्ति के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं और जो आदिम और सभ्य समाज थे, इनकी तुलना की है। यही विचार प्रस्तुत किया कि सभी आदिम मानव की व्यक्तिगत निजी संपत्ति होती है। वो क्या कहते हैं कि सभी जो आदिम मानव है, उनकी भी व्यक्तिगत संपत्ति होते हैं। होबहाउस कह रहे हैं कि ज्यादातर जो आदिम समाज है, उनमें स्वामित्व क्या होता है? सामूहिक होता है। लेकिन लोवी क्या कह रहे हैं कि निजी व्यक्तिगत संपत्ति होती है, जिसमें नाम, नृत्य, गाने, मिथक, उत्सव संबंधी राजसी वस्तुएं, उपहार, हथियार, घरेलू उपकरण शामिल है। यानी ये सब क्या है? निजी संपत्ति है। किसके अनुसार? लोवी के अनुसार। जहां तक उत्पादन के उपकरणों का संबंध है, शिकारियों और भोजन एकत्रित करने वालों में जहां भूमि जनजातीय संपत्ति है और कृषकों में बहुधा भूमि व्यक्तिगत निजी संपत्ति है। यानी जो जनजातियों में भूमि सामूहिक संपत्ति है और जो कृषकों में है ये निजी संपत्ति है। यद्यपि वंश एवं या जनजाति का नियंत्रण भूमि के उपयोग या स्वत्व अंतःकरण पर हो सकता है। अब वो बात करते हैं कि पशुपालन करने वालों में भूमि का जो अधिकार होता है, जो पशुपालन करते हैं, भूमि पर उनका अधिकार क्या होता है? सामूहिक होता है। लेकिन पशुधन पे सामूहिक अधिकार नहीं होते हैं। पशु तो अपने अपने होते हैं, लेकिन पशु की जो चारागाह होते हैं वो सामूहिक होते हैं। अब प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 91 है कि संपत्ति को वस्तुओं पर मनुष्यों के नियंत्रण के रूप में समझा जा सकता है। ये किसने कहा था? तो ये पहले हमने कथन पढ़ा था ना, ये किसने कहा था? ये पहला कथन इनका है कि संपत्ति को वस्तुओं पर मनुष्यों के नियंत्रण के रूप में समझा जा सकता है। तो ये कथन किसका हो गया? ये कथन हो गया होबहाउस का। किसका हो गया? होबहाउस का। आगे है
आदिम समाज में प्रमुख आर्थिक संसाधन है। आदिम समाज में प्रमुख आर्थिक संसाधन है, निजी स्वामित्व वाले नहीं होते हैं, व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं होते हैं, सामुदायिक स्वामित्व होता है आदिम समाजों में। होबा उसके अनुसार निम्नलिखित में से किस पर आदिम मानव का अधिकार व्यक्तिगत निजी संपत्ति के रूप में होता है? तो गाना, मिथक, मानक पे होता है, हथियार, उपहार, घरेलू उपकरण, यानी उपरोक्त दोनों पर क्या होता है? निजी संपत्ति होती है। आगे है, पशुपालनकर्ताओं के लिए पशुधन पर सामुदायिक स्वामित्व हो सकता है? नहीं हो सकता। पशुधन क्या होता है? निजी होता है। भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो दोनों तो कथन नहीं है, कथन ब इसका सही होगा। अधिक विकसित कृषि समाज में क्या होता है? सामूहिक या सामुदायिक स्वामित्व की प्रधानता होती है? नहीं होती है। पशुपालनकर्ता के स्वामित्व की प्रधानता होती है? नहीं होती है। निजी स्वामित्व की प्रधानता होती है। हाँ, जो अधिक विकसित होते हैं, होबा उसने कहा था, उनमें निजी स्वामित्व की प्रधानता होती है। इसी प्रकार से 5% जो और बच गए हैं, 96 से लेकर 100, वो भी एक पैराग्राफ दिया गया है। उस पैराग्राफ से प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो पैराग्राफ हमेशा रिपीट नहीं होगा, हर बार नया प्रकार का होगा। तो इस पे चर्चा करना कोई ज़्यादा जरूरी मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न के जो तरीका है वो हमें ढूंढना पड़ेगा। पैराग्राफ चाहे फिर कोई भी हो, तो इनमें से प्रश्न हैं वो अच्छे हमारे ठीक हो सकते हैं। तो ये हमारा पेपर था नेट 2022 का, जिसकी मेरिट थी वो 57% जनरल की गई थी, यानी बहुत ज़्यादा नहीं थी। अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो हम नेट तो इजी वे से क्लियर हो सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप नेट को टारगेट लेके नहीं चलें, आप जेआरएफ का टारगेट लेके चलें, ताकि आपकी पीएचडी हो सके। और कम से कम 5 या 8 साल जब आप किसी कंपटीशन की तैयारी करें, तब आपको आर्थिक कमी का सामना ना करना पड़े। तो इसलिए अपने जहन के अंदर हमेशा नेट नहीं बल्कि जेआरएफ का टारगेट लेके चले, और जो हम सोच सकते हैं वो हम कर सकते हैं। केवल हमें उस दिशा में मेहनत करने की आवश्यकता होती है। तो आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें जो इस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।